मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था। मेरा 2-3 दिन वो खराब हुआ, फिर मैं सर के पास आया, रोया बैठ के। सर ने काम डाउन किया कि मैंने आज ही सीड्स बोया है। इफ आई एक्सपेक्ट कि मुझे 2 साल या 3 साल में मुझे फ्रूट्स जल्दी मिल जाएंगे तो डिफिकल्ट होता है। We welcome Ajay sir. Welcome sir to the Level Up IS, and we here at Level Up, we are very proud of you and we congratulate you for this achievement of yours. Thank you, madam, and thanks for the true reasons. First is inviting me here, and second one, the overall guidance which I got from the Level Up, especially for the anthropology optional. So I'm quite happy to be here. I just want to mention here that Ajay has been a student of Karan sir, anthropology. He chose anthropology as his optional. So before we begin this conversation, मैं अजय से जानना चाहूंगी आप अपने journey के बारे में, and before that your educational background and what all and from where you have studied. So to begin with, madam, I was born in Bihar, in the district of Chhapra, but I lived most of the part of my life in the state of Bengal. So from there I had my initial schooling up to 12th. Thereafter for college I moved to Tamil Nadu. Especially I did my BTech in Industrial Biotechnology from Anna University. I passed out in 2016, and thereafter I am giving my all the attempts one by one. So my first attempt was in 2017. I passed PT, went to mains, and didn't qualify. This series went on till 2019. Finally, in 2020, I went up to the interview stage during the COVID time period, which we all know. In 21 and 22, I could not clear my CSAT paper. In 21, I had only 35 marks. And we know we need 67 marks to clear. In 22, after doing all the class of CSAT, once again I failed. And my marks went further down, 27 marks. Okay. Yes. तो CSAT में आपको 27 मिले. हाँ मैडम. Shocking. Yes. So काफी डीमोटिवेटिंग होता है जब आपको कम नंबर आते हैं, और वो भी एक्सेल पढ़ने के बाद. So 23 में I made an overarching changes in my CSAT preparation totally, and finally I cleared these attempts. I'm still the marks is yet to out because of my forest exams. So probably I was guessing I'll get around 80 to 85 marks, which is at least 15 to 20 marks more than what I need for the cutoff. Yeah, and it's a big jump. पिछला 27 से अगर आप अभी 80 स्कोर कर रहे हैं तो it's a big jump. And I must say आपका पूरा ये attempt का story is very inspirational, because every time आपने पहले मेंस लिखा, फिर आपने इंटरव्यू तक पहुंचे, उससे बाद में CSAT नहीं हो रहा है, तो बहुत टाइम ऐसा लगा होगा डीमोटिवेटिंग है. और तो how did you dealt with everything, every such emotion of yours? मैम, इमोशंस मतलब कि डिफिकल्ट टाइम बहुत सा है इसमें. कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे आपका हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रहा है, कभी फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते थे, इमोशनल बैकग्राउंड तो आदमी बहुत होता है. तो आई मेड अप माई माइंड कि मेरा एक बहुत बचपन का हैबिट भी है, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे बश में होता है, उसको कैसे भी हार्डशिप जितने भी हो प्रैक्टिस करके कुछ भी सह के उसको पा लेता हूँ. ये मेरे नेचर में है. तो इसीलिए एक्चुअली इसमें मेरी एक मेंटर थी, शताब्दी मजुमदार, जो कि एंटायर जर्नी में, लाइक सिंस आई मेट हर इन 2018 लाइब्रेरी में, एक बड़ी दीदी की तरह उन्होंने पूरा गाइड किया है. उस मतलब कि जो मेरे सेकंड अटेम्प्ट से आज तक अटेम्प्ट है, कुछ मोमेंट ऐसे आए जब लगा कि गिव अप कर दूं, बट उन्होंने बोला कि नहीं अजय, यू हैव द क्वालिटीज, हैव द पेशेंस, एंड एग्जाम अच्छे से दो, जो भी होता है. तो उन्होंने पीटी में गाइड किया, मेंस में बहुत ज्यादा मतलब कि एक हैंड होल्डिंग होता है कि एक अच्छे मेंटर की तरह. जब इमोशनल ब्रेकडाउन होता था तो उनको कॉल करता था, रोना होता था रो लेता था. लास्ट अटेम्प्ट में आते आते फाइनेंशियल क्रंच हुआ, तो लगभग 1 साल का फाइनेंसिंग उन्होंने किया. तो आपके पास कुछ ऐसे मेंटर्स होने चाहिए जो आपको एटलीस्ट समहाउ, आपका जब डिफिकल्ट सिचुएशन होता है तो आपको हैंड होल्ड करे. तो ये था बहुत. दूसरा था फैमिली सपोर्ट. मेरे पेरेंट्स थे, वो कहते, उनका पापा का यही कहना होता था कि मैंने आज ही सीड्स बोया है. इफ आई एक्सपेक्ट कि मुझे 2 साल या 3 साल में मुझे फ्रूट्स जल्दी मिल जाएंगे तो डिफिकल्ट होता है, इट टेक्स टाइम. एंड थर्ड ये होता था कि मेरी 3 बहनें हैं खुद की. सो दे आर ऑलवेज, मतलब कि
कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि वो मुझे डिमोटिवेट होने ही दे। जब इस एग्जाम्स में लास्ट अटेम्प्ट में छोटी बहन आ गई थी दिल्ली, तो जब जब मूड बहुत ऑफ लगता था तो हम लोग बाहर जाते थे, खाते थे, घूमते थे, तो काइंड ऑफ मैंने लास्ट अटेम्प्ट में पूरा होप छोड़ दिया था। आई जस्ट गेव अप टू गॉड, इट्स अप टू यू टू डिसाइड मुझे क्या मिलना चाहिए। ओनली वन पार्ट, मेरा हार्डवर्क मैं करूंगा, रेस्ट आप करो। और जितना भी इच्छा था मैंने सब त्याग कर दिया था। तो आई थिंक फ्रेंड्स एंड फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है आपके इस प्रिपरेशन में भी, लाइक कोई भी स्टेज हो जब आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल। बिगनिंग विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन पार्ट लेटर, लाइक वैसे उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके इनिशियल फेजेस में आपने कब सोचा कि आपको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, एंड व्हेन द थॉट, जब वो सीड बोने वाला टाइम था वो कब आया? एक्चुअली मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में था, एंड बीइंग पार्ट ऑफ द वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ तमिलनाडु, वहाँ पे क्या होता था कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते थे जो सिविल्स की तैयारी करवाते थे इन द कॉलेज इटसेल्फ। आप जानते हैं कि आप यदि बड़े कॉलेजेस में होते हैं तो वहाँ क्लब्स होते हैं, तो एक क्लब था जो इनके लिए तैयारी करवाता था। तो मैं एक फ्रेंड है मेरा बहुत क्लोज, प्रदीप फ्रॉम उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। सो हम लोग दोनों साथ में थे, तो उसने ही कहा कि चल आज एक टॉपर आने वाली है, वो तो टॉपर स्टॉक में चलते हैं। तब भी हुआ करता था। तो उनका, उस मैडम का नाम तो मुझे भी याद नहीं है, बट उनका रैंक 6 था दैट टाइम। तो हम सुनने गए, उनसे मिले, तो काफी मोटिवेटिंग लगा। तो स्लोली ग्रेजुअली ये फीलिंग इमर्ज हुआ, क्योंकि आप जानते हैं यदि हम यूपी और बिहार से हैं तो दिमाग में बचपन से ही सीड कर दिया जाता है कि आपको कलेक्टर बनना है या आईएएस बनना है। तो थर्ड ईयर जब खत्म हुआ तो फोर्थ ईयर में आने के बाद स्टडी का लोड कम था, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, और क्लासेस जो थे लगभग जो थोड़ा बहुत कर पाया किया वहां से। तो यहाँ से जर्नी बिगिन हुआ। तो ये तो आपका एक्चुअल जर्नी का बिगनिंग था, बट आपने जैसे बोला कि यूपी बिहार के साइड में बोलते हैं कलेक्टर बनना है, तो वो बचपन में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया था जब किसी ने बोला हो कि तू कलेक्टर बनेगा या तुझे बनना है, देखिए ऐसे ऐसे चेंजेस लाने हैं, तो ऐसा क्योंकि अक्सर कहते हैं फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो ऐसा कभी कोई इंसिडेंट मैडम वेर यू सॉ कि कोई कलेक्टर जा रहा है या कुछ ऐसा, किसी का पावर? यस मैडम, ऐसा मैंने कलेक्टर को तो नहीं देखा था अपनी लाइफ में तब तक। स्कूल्स में थे तो जो वीडियो हुआ करते थे, वीडियो सर, या मुझे कुछ खुद जब 10th 12th के बाद कुछ ऑफिशियल वर्क के लिए उनके पास मिलना होता था, तो मैंने देखा था वो उनका जो ऑरा हुआ करता था, उनका सब जगह मीटिंग करना, तो कुछ वो काफी कल बोल सकते हैं कि वहां से इन्फ्लुएंस था। बट एज सच बचपन से हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं, उस फैमिली से आते हैं, तो यहाँ उतने बड़े होप तो नहीं थे हमारे पास। तो कॉलेज में जाने के बाद ही एक ओवर आर्चिंग चेंज आया हमारे में, वो थॉट प्रोसेस में, कि हाँ हम, मतलब कि वो जो खुद का स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है कि नहीं, आई कैन डू दैट, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ऐसे कुछ फीलिंग नहीं है कि हाँ कर सकते हैं, ऐसा फीलिंग आ गया। So I here would like to tell everyone that Ajay currently is working in Bihar government as तहसीलदार। तो वो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कब आपको ऐसा लगा कि ये भी दे लेते हैं? एक्चुअली मैम, जब सक्सेसिव 5 फेलियर्स मिले, 5 नहीं 6 कहेंगे, तो 22 के अटेम्प्ट्स के बाद मैंने सोचा कि अब एक ऑप्शन बी रखते हैं साथ में। तो उसी समय 67 बीपीएससी का फॉर्म आया था, एंड इट हैज गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर डिप्टी कलेक्टर्स, मतलब कि टारगेट वही था। तो फॉर्म भरा, पेपर भी लिखा, और वो दिसंबर तक मैंने मेंस दे दिया था, और अगले साल का यूपीएससी साइकिल दिसंबर के बाद ही स्टार्ट होता था, जनरली पीटी फेज। तो दे के फ्री हुआ, इंटरव्यू कॉल आया, और फाइनली सिलेक्शन हो गया। बट जब रिजल्ट आया तो मैं बैठ के रो रहा था लिटरली, स्टेट सर्विसेज का, क्योंकि मुझे एसडीसी ना मिलकर मुझे तहसीलदार का पोस्ट मिला। तो आई वाज नॉट लिटरली हैप्पी। फिर घर वाले ने कहा कि ठीक है चलो, इतना साल भटक रहे थे, कुछ तो मिला, अब उसको सेलिब्रेट करो, आगे कुछ अच्छा रहेगा तो आपको पक्का ही मिलेगा। फिर उसके जब मैं स्टेट ट्रेनिंग पे जाने वाला ही था, तो यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू कॉल आया, और आप पता है फिर मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देके फिर चला गया ट्रेनिंग के लिए। ओके, आप अभी ट्रेनिंग के, हाँ ट्रेनिंग फेज पे अभी हमारा ट्रेनिंग ही चल रहा है तहसीलदार वाला। ओके, ऑलराइट। तो एज यू सेड, आप तहसीलदार जब बने आपको थोड़ी खुशी नहीं थी, क्योंकि दिमाग में आपने बिठा लिया था कि मुझे आईएएस ही बनना है, एंड नाउ यू आर गेटिंग एन आईएएस ऑफिसर का पोस्ट नाउ। तो हाउ डज इट फील जब रिजल्ट आया, यू सॉ योरसेल्फ इन द लिस्ट, तो वो पहली फीलिंग क्या थी?
मैम इसका भी अच्छा स्टोरी है एक्चुअली। जनरली मैं फास्ट रहता हूँ नवरात्र में। सो इट वाज अष्टमी एंड आई वाज ऑन फास्ट। सो हम मेस में गए थे, तो हमारे लिए वहाँ पे मेस में जो फास्ट रखते हैं उनके लिए साबूदाना अलग से वो बना देते हैं। तो आफ्टरनून में अराउंड 1:18 हो रहे थे जब रिजल्ट मतलब कि आया। मैं पहला स्पून लेने वाला ही था और टेलीग्राम पे नजरें थी। रिजल्ट आया, मैं खाना छोड़ के पहले देखा कि क्या आ रहा है। जस्ट रोल नंबर इन किया, रोल नंबर भी था, नाम भी था, रैंक भी था। आई सॉ 290, ओके नाउ इट्स बिलो 300, आई विल गेट द IAS। उसके बाद से जो मैंने शोर मचाया अपने मेस में, वहां पे लगभग 150 ऑफिसर्स थे ऑफ ऑल डिफरेंट लेवल्स। सब चौंक गए कि इंसान पहले कुछ बताया नहीं, एकेडमी में किसी को पता नहीं था कि इसने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। दे आर ऑल शॉक्ड। और मैं जोर जोर से चिल्ला के फिर घर फोन किया, सबको फोन किया। और जब घर वालों का रिएक्शन आपने देखा, यू वेंट होम एंड व्हाट वाज देयर रिएक्शन? मैम एक्चुअली व्हेन आई कॉल्ड माय फादर कि पापा बेटा कलेक्टर बन गया, तो यू शॉक्ड कि तूने ये एग्जाम कब दिया। ये एक्चुअली मैंने पापा को नहीं बताया था कि मेरा मेंस क्लियर हुआ है। ही वाज नॉट नोइंग बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि ये बात ज्यादा फैले। बिकॉज वंस यू क्लियर मेंस इंटरव्यू आता है तो फिर ज्यादा हो हल्ला मचता है। और एक फीलिंग भी था कि लेट माई सक्सेस टू स्पीक, नॉट माई वर्ड्स। तो फिर वो बहुत स्तब्ध थे। मम्मी को बताया, मम्मी रोने लगी। फिर ये माहौल, देन दे स्टार्टेड फीलिंग नहीं अब हो गया है। मेरे घर में ओनली मेरी 2 बहनें जानती थी और मेरे बड़े भैया जानते थे कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। सो ये तो आपका रिएक्शन हो गया विच वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर द फैमिली आल्सो, कि उनको नहीं पता था कि आपने इंटरव्यू दिया है या मेंस क्लियर हुआ है। तो उन्होंने जब ये बोला कि तूने ये कब दिया, तो आपने जब बताया तो उनके दिमाग में क्या था? क्या बोला उन्होंने? जब पापा ने पूछा कि तूने फिर छुपा लिया मेरे से, कुछ ऐसा उनके वर्ड्स थे। तो हम बोले कि आपका आदत है बात को फैलाना, इसीलिए हम सोचे कि आपको इस बार नहीं बताएंगे। जस्ट दीदी को ही बताया था और उनको भी कहा था कि किसी को नहीं बताने के लिए, और पूरा ही सीक्रेट ही रखा था। ओके, तो आपको आप भी मैं इस पे नहीं बिलीव रखते हैं? यस, मैं नहीं चाहता था कि किसी की नजरें लग जाए। कभी नजर होता ना है लग मतलब कि क्या होता है कि जब आप पहले दूसरे अटेम्प्ट में निकाल लेते हो तो तब ये सब फीलिंग नहीं आती है। द मोर आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट देने लगते हैं ना, तो भगवान के प्रति ये सब फीलिंग आने लगता है। ये आई गेस बाय डिफॉल्ट हो जाता है, मन में आ जाता है। तो नवरात्रि के व्रत आप 1-2 अटेम्प्ट्स के बाद आपने रखना स्टार्ट किया था या वो पहले से रखते थे? नहीं एक्चुअली पहले तो जो एज वी नो कि साल में 2 बार होते हैं, तो जो शारदीय नवरात्र होता है तो उसपे रखा करता था, वो भी 2-3-5 अटेम्प्ट के बाद। ये जब सिंस रिजल्ट आने वाला था तो ये पहली बार ही था मैंने जो चैत्र नवरात्र अच्छा, रखा था। भगवान जी को रिश्वत देना स्टार्ट हाँ कर दिया हाँ, था। अब क्या करें, कभी कभी भगवान को भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि भैया जो भी गलती है माफ कर दो, अब दे दो कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, that's good, but we are actually very happy, and when we got to know that you got 290 rank, तो sir was Karan sir was very happy. तो starting with the preparation of yours, आपने जैसे बताया कि आपका GS in prelims कभी नहीं रुका. Yes, You ma'am. cleared GS in all the 7 attempts of yours. So उसका क्या एक पीछे, what is the secret behind this? How did you begin preparation of yours? यस मैडम, जनरली ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे 7 अटेम्प्ट्स हैं अभी तक, मुझे कभी भी 100 नंबर के नीचे नंबर नहीं आया। मेरा मिनिमम स्कोर आया है 101, मैक्सिमम आई हैव वेंट टिल 120 ऑफ इन ऑल माय 7 अटेम्प्ट्स। और इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग माय नंबर्स टू बी इन द रेंज ऑफ 112 to 116, बिकॉज मार्क्स अभी तक मेरे नहीं आए हैं बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट का एग्जाम्स के कारण। तो यदि इसका हम बेसिक्स कहें तो लगभग जो सारे स्टैंडर्ड बुक सब पढ़ते हैं, मैंने लगभग सब पढ़े थे, कुछ भी अलग नहीं था जो अदर टॉपर्स कुछ अलग कहें। यदि हम पहला करें तो मेरा नंबर ऑफ रिवीजन, मैं आई मेक श्योर कि एटलीस्ट 8 से 10 बार हर सब्जेक्ट का मैं रिवाइज करके जाऊं एग्जाम्स में। दूसरा ये था कि मेरे करंट अफेयर्स के लिए जनरली मैं क्या करता था, जो पेपर में पढ़ता था उसको रात को एक ऑडियो सुन लिया करता था, एंड उसके बाद मॉक जो क्वेश्चंस होते थे 5 या 6 MCQs उसको प्रैक्टिस किया करता था। तो इससे मैंने करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे लिंक किया था सारे स्टैटिक पार्ट से। और तीसरा था जो मैं रिवाइज करता था, सी मैं मुझे एक ऑर्डर पे रिवाइज करता था। सी पहले पॉलिटी पढ़ लेता था, इकोनॉमिक्स, इनमें लिंक बहुत कम है, बट जब मैं ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट का जब करना होता था तो पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ता था एंड देन मैं इन्वायरमेंट पढ़ता था, क्योंकि दे आर हाईली लिंक्ड। तो ऐसे करके जो भी उसके बाद से क्या नेचर है यूपीएससी का, जो 7 सालों में ट्रेंड चेंज हुआ है,
क्योंकि कभी आज के कंटेक्स्ट में कहें तो ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट इज टेकिंग अ लीड इन द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस यदि हम देखते हैं। साइंस एंड टेक का अच्छा लीड है, एंड वो कुछ स्टैटिक नहीं है, देर आस्किंग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जहां पे आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और जो कि ओवरऑल सब में सारे पे है। तो इस पे मैंने बहुत ही अच्छा कमांड कर रखा था। तो इवन इफ जस्ट एग्जांपल्स, जब मेरा 20 का इंटरव्यू नहीं हुआ था, एग्जाम्स में जस्ट 15 दिन थे, उस 15 दिन में मैंने 3 बार रिवाइज किया है सारा सिलेबस, एंड आई रोट द एग्जाम। I failed in CSAT with 35 marks, but GS में मुझे 102 नंबर आए थे। That is my lowest score till now. तो आपका एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना, आप यदि बहुत बार रिवाइज कर लिए हैं ना, तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। एंड एज फार एज जहां तक मॉक्स एंड PYQs की बात है, तो मेरा पहला प्रेफरेंस PYQs हुआ करता था। आई गो थ्रू द PYQs, आई गूगल अप द ऑप्शंस टू जॉट डाउन इन अ नोट, और वो नोट्स बन गए थे। तो वहां से क्या होता था कि मैं हर बार उनको देख लिया करता था। और लास्ट अटेम्प्ट में आते आते मैंने पीटी के मॉक्स कम किए थे, क्योंकि टाइम मतलब कि मेरा मेन फियर सीसेट हुआ करता था, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सीसेट को दिया करता था। तो यही रहा है पीटी का। Okay, so basically more revision and more PYQs का analysis is really important in this. So इसके अलावा जैसे प्रिपरेशन के टाइम पे you must have been feeling कि बहुत demotivated लग रहा है या बहुत ज़्यादा या कुछ ब्रेक लेना है, तो वो उस टाइम पे आप क्या करते थे? आपका स्ट्रेस रिलीवर कुछ? So, जब ऐसा होता था कि आप 2 दिन पढ़ते थे, 3 दिन पढ़ते हैं, तो कभी कभी ऐसा मोमेंट में आता है कि कभी किताब खोलूं भी ना, या कभी बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो लगता है किताब उठा के फेंक दो टेबल से। ऐसा बहुत फीलिंग आया, कभी कभी मैं टेबल बैठते बैठते रोने लगता था। दैट टाइम जनरली जब भी मेरा स्ट्रेस बहुत कम था, तो 1-2 लाइब्रेरी के अच्छे फ्रेंड थे, जैसे कि दीजू था, धनंजय था, तो इनसे मैं बात किया करता था कि अभी कुछ करने का मन नहीं करता, चल चाय पी लेते हैं। फिर जब स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता था, तो बहन हुआ करती थी, तो उनको लेके मैं कभी मैकडी चला गया, कभी खाने में चला गया, कभी मूवी चला गया। एंड देन यदि टर्शरी लेवल पे यदि मान लीजिए कि बहुत अनबियरेबल होता है, फिर पापा मम्मी को कॉल करता था, मन भर रोता था। उसके बाद आप जानते हैं पेरेंट्स होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, तो आपको काम डाउन करेंगे और बोलते थे कि आप लगे रहो, डोंट वरी अबाउट द फाइनेंस, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर्स, टेक योर टाइम। तो वहां था, तो एक फीलिंग आ जाता था। फिर ये नंबर और अटेम्प्ट्स कितने हो गए ये मायने नहीं रखता था, फिर आदमी लग जाता था पढ़ने में। So most of the times आपने अपनी प्रिपरेशन ORN से ही की है? पहले अटेम्प्ट में घर पे था, दुर्गापुर में, बंगाल में। उसके बाद मैं दिल्ली आया, और ORN में मेरा रीडिंग रूम हुआ करता था। मैं रहता था पटेल नगर में, तो अप डाउन करके फिर चलता था। लास्ट अटेम्प्ट में मैं फाइनली ORN स्विच कर गया, व्हेन जब क्लियर करना था। तो फिर आया यहाँ पे, क्योंकि मैं जो मेरे 5 बार अटेम्प्ट हो गया था, उसके बाद मैं स्विच किया था बड़ौदा, जहां मेरी दीदी रहा करती थी। तो वहां रहा, फिर लगा कि नहीं लास्ट अटेम्प्ट है, वहां से जाके दे देते हैं एक बारी, तो फिर ORN आ गया और आज हो। Talking about mains का strategy of yours, तो आंसर राइटिंग का आपने how often you used to write the answers? अब इतना टाइम हो गया था for sure, वो तो है कि रिविजन इतना दिमाग में बिल्कुल ingrain हो गया होगा कुछ कुछ टॉपिक्स तो। ये तो बात है एक्चुअली। जहां तक आंसर राइटिंग की बात है, तो मैंने मेजरली पीटी के पहले तो किया था, क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट दिए थे, तो ऐसा नहीं था कि मैंने आंसर नहीं लिखे थे। जस्ट टू उसको इनरिच करने के लिए जनरली मैं KEDC का मॉडल यूज करता था। ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक आई शुड नो द कीवर्ड्स ऑफ द टॉपिक, गुड एग्जांपल्स, डेटा एंड जनरली यहाँ पे मैं उसको केस स्टडीज कहूंगा। एक केस स्टडी होता था, जैसे कि इसे कोई गवर्नेंस का कोई मॉडल है, कहीं अच्छा स्कूल का है या सैनिटेशन का है, तो इन पे एक अच्छा केस स्टडी रखता था, किसी IAS ऑफिसर ने इस पे कितना अच्छा काम किया है, सो दैट यदि क्वेश्चंस आए तो मैं उसको अच्छे से रिप्लिकेट कर सकूं। और इसमें हम लोग जानते हैं कि हर साल सिविल सर्विस डे पे एक एक्सीलेंस का अवार्ड मिलता है बहुत सारे ऑफिसर्स को, तो उनके नाम जॉट डाउन करके रखे थे, या पद्मश्री जिनको मिलता है, उन्होंने जो अपनी फील्ड में काम किया है। तो ये कोट करता जनरली GS4 में एंड GS2 में, और कभी कभी GS3 में भी। तो आंसर राइटिंग की बात करें तो पीटी के बाद जो हमारी मेंटर थी शताब्दी दी, वो कही थी कि आप रोज 5 लिखो, ज्यादा नहीं लिखना है, राइट 5 आंसर डेली एंड सेंड इट टू मी। तो मैं लिख के रात को उनको भेजता था विथ ऑल वर्ड लिमिट्स, टाइम लिमिट। तो इससे क्या हुआ कि मैंने हर GS के लगभग 200 आंसर लिख लिए थे। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 800 क्वेश्चन लिखे थे। एंड जहां तक टेस्ट सीरीज का था, तो मैंने जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, तो उसमें मैं करता ये था कि एक दिन में 3 टेस्ट लिखा करता था। से एक मॉर्निंग ऐसे का लिख लिया और 2 GS के उसके बाद लिख लिया। तो क्या था कि ऐसे मैंने 3 राउंड्स किए थे बिफोर फाइनल एग्जाम्स।
तो इसके पहले मुझे जीएस में 370 नंबर आए थे, एंड उसके इसका रिजल्ट क्या है कि इस बार मुझे 420 नंबर आए, तो लगभग जो कि एक अच्छा स्कोर है कंपेयर टू यदि हम एवरेज भी देखते हैं, तो यही पार्ट है मैडम। तो हाउ फॉन्ड आर यू ऑफ रीडिंग अदर देन द एकेडमिक्स, दैट अदर सिलेबस ऑफ यूपीएससी के अलावा? नॉट एट ऑल, मतलब कि मुझे एकेडमिक बुक्स पढ़ना, मतलब कि जो यूपीएससी में है बस वही पढ़ता हूँ, अदरवाइज घर पे गप्पे मारना, कहीं कहीं जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत दिल्ली में है तो कहीं एग्जीबिशंस होते हैं तो मैं एग्जीबिशन में चले जाता हूँ, कहीं खाने का स्टॉल लगता है तो वहां चले जाता हूँ। मतलब मुझे खाने का बहुत शौक है, तो कहीं ना कहीं मैं घूमते रहता हूँ, कभी आंध्र भवन, कभी केरला भवन, तो यही चलता है मेरा। So you're Generally- like a normal person Yes. only, ना, जो who is not much into नहीं, नहीं, studying नहीं, नहीं, novels नहीं। and other books, like नहीं, simple UPSC पढ़ा है। एकदम मुझे एक्चुअली टेक्स्ट, मतलब कि चाहे वो जितनी भी बुक्स है, नॉवेल्स हो गए या पोइम्स हो गए, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट। और मैं यूपीएससी का टेक्स्ट बुक पढ़ता था बिकॉज ऑफ यूपीएससी, मुझे नॉलेज गैदर करने का कोई शौक नहीं है, मुझे एग्जाम क्लियर करना था, मुझे ये बुक पढ़ना है, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। परफेक्ट, मेक सेंस। इसके अलावा एज यू सेड यू आर फूडी, तो और आपने भारत दर्शन तो ट्रेनिंग से पहले कर ही लिया है, बिकॉज बिहार, देन बंगाल, देन तमिलनाडु एंड देन बैंगलोर एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू हैव बीन। तो कहाँ हर एक स्टेट का अपना एक स्पेशलिटी है, तो आपको क्या क्या पसंद था? So being brought up in Bengali culture, I'm a good fish eater. So आप जनरली देखते हैं कि हम यदि नॉर्थ इंडिया में होते हैं तो हम लोग जब मछली खाते हैं तो कांटा निकाल के खाते हैं। इन बंगाल वो पहले खाएंगे बाद में कांटा निकालते हैं, तो ये मुझे आ गया है। हाँ, साउथ में जब मैं गया तो आई वॉज नॉट वेरी वर्ड्स विथ फर्स्ट 1 या 2 महीने में एंटायर साउथ इंडियन फूड पे, बट उस पे आजकल यदि मैं कहूँ तो आप यदि फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग इडली के साथ चटनी खाते हैं, वी जनरली हैव इन नॉर्थ इंडिया, एक कोकोनट का होगा या एक ग्राउंडनट का होगा। मेरा एक फ्रेंड्स था जिसके मैं घर गया था, मुझे लगभग 10-20 तरह की उन्होंने चटनी खिलाई। तो वो जो हम लोग का एक परसेप्शन होता है साउथ की कि जब वो बस इडली या डोसा खाते हैं, इट्स नॉट एट ऑल, दे हैव लॉट मेनी फूड्स, और वो बहुत वैरायटी होता है उसमें, दे आर हाईली इनरिच्ड इन ऑल दी प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जब मैं बैंगलोर गया तो बैंगलोर का क्या कहूँ, वहाँ का एटमॉस्फेयर सबको, वहाँ का क्लाइमेट सबको पसंद है। वो जो शाम को हर लगभग रोज बारिश और एसी यूज ना करना, बहुत, हाँ, तो वो मुझे बहुत भाया। और दिल्ली में जब हम थे तो अब दिल्ली में जाते हैं, छोले भटूरे और गुलाब जामुन, ये सब। So you are a typical foodie, okay? यस। इसके अलावा if you are given an opportunity to add one subject in the syllabus of UPSC, तो what would that be? जैसे कि हम जब ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज होते हैं, या जैसे कि अभी एज वी नो द सीआरपीसी, आईपीसी ऑल आर चेंज्ड, लाइक जब न्यू अमेंडमेंट हुए हैं, तो वो सब होने चाहिए बीइंग ए पार्ट। और ये होता है कि जो हम लोग जब यूपीसी करते भी हैं तो हम लोग को कुछ ही आईपीसी के प्रोविजंस होते हैं, कैसे पुलिस के क्या क्या पावर्स होते हैं, या हमें साइबर सिक्योरिटी में जो डिटेल्स होने चाहिए, ये सब होने चाहिए। रीजन बीइंग आजकल ये सब पार्ट एंड पार्सल हो गए हैं हमारे लाइफ के, तो ये यदि रहेंगे तो अच्छा होगा। Right, very thoughtful. If we talk about anthropology, now let's switch to the optional subject completely. So, सबसे पहले तो सब लोग यही पूछना चाहेंगे कि why you chose anthropology as your optional? एक्चुअली पहले बिफोर एंथ्रो ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था। Okay. तो Till how many attempts? 2, Okay. मतलब कि तो फिर मुझे मतलब कि वो रास नहीं आया और मैंने इसको छोड़ दिया, तो मुझे नया ऑप्शनल देखना था कि क्या है। तो दैट टाइम ओनली लाइब्रेरी में जो मेरी मेंटर थी मुझे मिली, शताब्दी मजुमदार, जो कि फिलहाल एक आईएएस ऑफिसर हैं झारखंड कैडर की। तो उन्होंने ही कहा कि एंथ्रो के बारे में सोच सकता है, इट्स एन गुड ऑप्शनल, और मेरा बायो का बैकग्राउंड पहले से रहा था। इट्स नॉट अबाउट एंथ्रो, आजकल की बायो का बैकग्राउंड वाले ले, कोई भी ले सकता है, इजी है सब्जेक्ट, इजी है थोड़ा। सब कहते हैं कि छोटा है, बट छोटा नहीं है, लेंदी तो है ही। बट फिर करण सर मिल गए और उनके मार्गदर्शन में आज एक डिसेंट स्कोर आ गया। ओके, एंथ्रोपोलॉजी में आंसर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वैसे इट डज प्ले एन रोल, एंड उसमें राइटिंग आंसर्स एंड टेकिंग द टेस्ट सीरीज, उसका क्या रोल है? जहां तक आंसर राइटिंग की बात है, एंथ्रो में स्पेशली, सिंस ये ऑप्शनल पेपर होता है, इट्स लाइक मेक और ब्रेक। तो बहुत ही
मतलब कि बहुत मार्क्स फेचिंग होता है। तो इसमें क्या करते हैं, मतलब कि चलिए हम आंसर नहीं लिखते हैं, तो इवन इफ हमारे पास नॉलेज है, हम उस एग्जाम हॉल में उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अगेंस्ट में वो क्वालिटी आंसर नहीं दे पाएंगे। हम कुछ भी इसमें डंप करके चले जाएंगे और हमें नंबर नहीं मिलेंगे। लाइक विल एंड अप गेटिंग इन पेपर 1 इन 80-90 मार्क्स, जो कि आज 160-170 तक मिलते हैं। तो इसीलिए आंसर राइटिंग में क्या होता है कि वी नो द नुआंसेस, कि मुझे कैसे इसका इंट्रो लिखना है, कैसे बॉडी लिखना है, क्या केस स्टडीज ऐड ऑन करने हैं, क्या स्कॉलर को कोट करना है, किस तरह से डेटा फैक्ट को इंसर्ट करना है। तो ये सब आंसर राइटिंग के माध्यम से ही पता चलता है। एंड कभी कभी क्या होता है कि टॉपिक क्वेश्चन ही आपके फेमिलियर नहीं है, तो उन सबको कैसे हैंडल करना होता है, ये आंसर राइटिंग और वीडियो डिस्कशन से ही पता चलता है। सो उससे आपको ऐसा कभी आपने कितने टेस्ट लिखे थे? जैसे कि इस बार टोटल 9 टेस्ट थे, मैंने 7 लिख पाया था। लास्ट वाले 2 फुल लेंथ नहीं लिख पाया था, बट मैंने सारे डिस्कशंस के वीडियो देख लिए थे। और उनका जो वीडियो, जैसे कि फर्स्ट 3 टेस्ट का मैंने आंसर्स नहीं लिखे थे, तो वो मेरा एक फ्रेंड है रमन, जो सर का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो मैंने उसके सारे नोट्स लेके वहां से पढ़ लिए थे टेस्ट वाले। बट मैंने डिस्कशन सुन लिए थे वो भी। और बाद के जितने भी टेस्ट थे, तो उसका मैंने नोट्स एंड जो बनाना है, तो उससे क्या हुआ कि मेरा जो सिलेबस था लगभग 50% कवर हो गया। जो भी मेजर टॉपिक्स थे, जो कंट्रोवर्शियल थे, एग्जाम में आ सकते थे, एंड इवन दे केम इन द एग्जाम्स आल्सो। सो क्या होता था कि आप प्रिपेयर्ड होते हो कि, और सर के क्वेश्चंस क्या होते थे कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होते थे। आप एट द एंड क्या होता था कि आप एक जो 50 नंबर चूज करना होता था ना, वो इवन सर के भी डिफिकल्ट होते थे करना, और यूपीएससी ने भी कुछ ऐसे ही बनाया था इस बार। तो वो काफी हैंडी हो जाता था व्हेन यू नो कि नहीं, ये सर ने पूछा है और मैंने इसको अच्छे से रिवाइज भी किया है। नाउ आप उस आंसर को यूपीएससी में दूसरी या तीसरी बार लिखने जा रहे हो, तो क्या होगा कि अपना क्वालिटी बहुत फाइन और अच्छा रहेगा। एंड यू शायद ऐसा भी होता है, फिर आप सरप्राइजेस के लिए रेडी हो जाते हो Yes, एग्जाम्स में, बिकॉज ऐसे एकदम, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एकदम, आए तो। यस। आई एग्री, ओके। और जब इवैल्यूएशन आपका होता था या कोई आपको मार्क्स मिलते थे, तो हाउ, कभी ऐसा डिसअपॉइंटेड लगा कि यार ऐसा आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड राइट नाउ, इतने मार्क्स मिल गए, बिकॉज एस्पिरेंट्स यूजुअली डू गेट डिसअपॉइंटेड बाय द मार्क्स दे गेट, तो उनके लिए व्हाट वुड यू से? एक्चुअली क्या था कि इट वाज माय 4th और 5th टेस्ट। मुझे पहले टेस्ट में अराउंड 120, 125, 130 के रेंज में नंबर आते थे, और उसमें सडनली किसी सर ने चेक किया, सर ने जो जिसने इवेलुएट किया, मुझे नंबर अराउंड 100 के नीचे आ गया, सम 95, 96, जबकि वो मेरा बहुत अच्छा टेस्ट था। तो फिर जब मैं मिलने गया सर से, तो सर ने बोला कि एलिजिबिलिटी का बहुत बड़ा इश्यू है तुम्हारे हैंड राइटिंग में। एंड लिटरली मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था। मेरा 2-3 दिन वो खराब हुआ, फिर मैं सर के पास आया, रोया बैठ के। सर ने काम डाउन किया कि भाई जो भी है आराम से पढ़ो, 1 महीना में वैसे भी कुछ पहाड़ नहीं वो चेंज होने वाला, जैसा है वैसे करके आओ, बाकी बात भगवान के नाम पे छोड़ दो। मैंने वही किया, तो फाइनली मतलब कि इट वेंट वेल, मुझे पनिश नहीं किया गया बिकॉज ऑफ माई एलिजिबिलिटी। सो सर का क्या रिएक्शन था व्हेन यू टोल्ड हिम और व्हेन ही गॉट टू नो अबाउट योर रैंक? एंड सर मुझे 4 साल से जानते थे और अपना कनेक्शन भी अच्छा था, तो सर बहुत खुश हुए एक्चुअली कि कांग्रेस मतलब कि विश किया और कहा कि जब दिल्ली आओ तो मिलो एक बार। तो आज हम दिल्ली आए थे, तो सर से मिल लिए। that's okay. Interviews, as you told me, interviews के बारे में कुछ बताइए। कोई what was the funny incident in all the interviews of yours? कोई एक ऐसा funny incident रहा हो? एक्चुअली मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है, तो फॉर्चुनेटली और क्या है अनफॉर्चुनेटली, मुझे दोनों बार एक ही बोर्ड मिला। इट वाज श्री राजीव नारायण चौबे, उनका बोर्ड था। और पहली बार जब मैं गया तो थोड़ा डरा हुआ था, आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट इनफ, तो आई एंड अप गेटिंग 160 मार्क्स। दिस टाइम कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा था, और आई वाज नोइंग कि सर का किस तरह का वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जब पता चला दूसरी टाइम कि सर आने वाले हैं, तो मैंने दिमाग से निकाल दिया कि मेरा डैफ को मैंने दिमाग से आउट किया, क्योंकि एज वी नो चौबे सर कभी डैफ से कुछ पूछते नहीं है। ही विल टेक यू टू नेक्स्ट लेवल, और जो उनका कंफर्ट जोन है उनसे वो पूछेंगे, आपका कंफर्ट जोन में वो नहीं रहेगा। सो ही स्टार्टेड बम्बार्डिंग द क्वेश्चंस वन बाय वन। जो मुझे आता था मैंने अच्छे से रिप्लाई किया, जो नहीं आता था मैंने माफी मांग लिया सर से। तो इट वेंट क्वाइट वेल एक्चुअली। एक मोमेंट जो मुझे भी याद है, तो सर ने कहा कि करप्शन करोगे कि नहीं करोगे, तो मैंने बोला कि सर नहीं करूंगा। फिर पूछा कि आपको क्या लगता है कि करप्शन हम भारत से हटा सकते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ सर हटा सकते हैं। तीसरी बार पूछा क्या 0% हटा सकते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ सर 0% हटा सकते हैं। सो मुझे लगता है कि वो मेरे फेवर में गया,
और एक इंटरव्यू में मान ली कि सिंस चौबे सर ने किसी को 190 के ऊपर नहीं दिया, जहां तक मेरा अभी का इन्फॉर्मेशन है, मुझे 173 दिया था उसमें उसने। तो मेरे लिए कि वो डिसेंट स्कोर था, जिसने मुझे एटलीस्ट एक अच्छा इनफ रैंक दे दिया। हैड मुझे वहां पे 160 दिया रहता तो मुझे आज आईएएस ना मिलके मुझे आईपीएस मिलता, मुझे फिर से पेपर लिखना पड़ता। तो यही बात है। और कोई ऐसा इंसिडेंट कुछ और आप शेयर करना चाहेंगे अपना इंटरव्यू से पहले का, किस तरह की एंजाइटी थी, एंड व्हेन यू केम आउट ऑफ द इंटरव्यू एंड यू फेल लाइक नाउ, ऐसा कभी ऐसा रियलाइज हुआ कि अब शायद लगता है कि दोबारा नहीं देना पड़ेगा अटेम्प्ट? मतलब कि सबके साथ होता है। हम जब वो यूपीएससी के सेंट्रल हॉल में बैठे होते हैं, जहाँ पे लगभग सब स्टूडेंट होते हैं, तो पाल्पिटेशन हाई होते हैं, आपको वॉशरूम जाना होता है, फिर वो वहाँ पे अंदर में सब स्नैक्स होते हैं, बट वो खाने का मन नहीं करता, क्योंकि अंदर चलता रहता है कि, और हम लोग अपना बोर्ड नहीं जानते हैं अनटिल अनलेस आपका नंबर आ जाए। आप जब तक गेट के बाहर नहीं जाते हो, आपको बोर्ड पता नहीं चलता कौन सा बोर्ड है। तो मुझे भी पता नहीं था, जस्ट मुझे कहा गया कि एक वो कोड होता है ABCDEF ऐसे करके, हर टेबल का एक कोड होता है। तो मैं आई थी, मेरा डी टेबल था। तो जब बुलाने आए तो मैं गया, फिर मैंने ऊपर देखा बोर्ड का नाम, तो लिखा हुआ था श्री राजीव नारायण चौबे। सो कुछ फॉर फ्यू सेकेंड्स आई गॉट लाइक स्टक, ओह गॉड, मुझे फिर ये मिल गए। उसके बाद दिमाग को शांत करते हुए मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। फिर जैसे गेट के बाहर कुछ देर के लिए बैठना होता है, 1-2 मिनट मैं बैठा, खुद को काम किया, चिल मार के फिर सर ने बुलाया, मैं गया अंदर, सबको अच्छे से विश किया, एंड इंटरव्यू अराउंड 22-23 मिनट्स चला। फिर सर को विश करके मैं बाहर निकल गया, और उसके बाद दिमाग से निकाल दिया कि मैंने इंटरव्यू का, यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। Okay, you were quite relaxed. यस। Okay, इसके बाद एक I just have a fun question, which is अगर आपको कोई 3 पर्सनालिटीज के साथ में डिनर करने का मौका मिले, इंक्लूडिंग वन एंथ्रोपोलॉजिकली रिलेटेड जो पर्सनालिटी होगी, तो who 3 would that be? Be it dead or alive, anyone. ओके। And why? पहला तो एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड फर्स्ट। एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, DK भट्टाचार्य। ही इज अ वेरी गुड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उनसे मिलना चाहूंगा जहां तक एंथ्रोपोलॉजी की बात है, क्योंकि मुझे आर्कियो में ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। तो उनसे पूछेंगे क्या आप? उनसे ये पूछेंगे कि सर आपको इतना मोटिवेशन कैसे मिलता है कि आप मरे हुए खूब जो स्कल है, हड्डियां हैं या आर्टिफैक्ट्स हैं, उनसे कैसे आप इतना इंटरेस्ट लेके बातें करते हैं। मतलब कि ही यूज्ड टू से कि दीज आर अ काइंड ऑफ मिरर, जिससे हम पास्ट को देख सकते थे। तो उनसे ये जानना चाहिए कैसे आप इतना इंटरेस्ट लेके इनसे Okay, you would want to know about the गुफ्तगू करते हैं curiosity, उनके साथ। right? Okay, ठीक है। क्योंकि मैंने उनके बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे थे जो कि अवेलेबल है, विच वॉज फ्री इन कॉस्ट, और बहुत अच्छा समझाते हैं। उनका जो बीइंग इन बंगाली टीचर, लाइक ही इज अ वेरी गुड टीचर आर्कियोलॉजी के। तो ये है। एंड दूसरा नन अदर देन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लाइक क्या ही कहें, नरेंद्र मोदी जी। हाँ, उनसे तो मोदी मिलने जी। का मौका आपको हाँ, जरूर मिलेगा। होपफुली फ्यूचर में मिलेगा। यस, ओके। टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स दैट यू हैव कम फ्रॉम, लाइक बिहार, बिहार की सबसे एक अच्छी चीज क्या होगी जो आपको बहुत पसंद है? वन थिंग दैट यू रियली लाइक अबाउट बिहार। जो सबसे अच्छा है ना कि उनके हमारे बिहार में जो हॉस्पिटैलिटी है, जब हम कहते हैं हम, वी जनरली वी डोंट यूज मैं और वी, आई और वी, हम सबको लेके चलते हैं, और हमारा जो हॉस्पिटैलिटी है ना बहुत अच्छा है। और ये हमें एक सिखाता है, जनरली पीपल फ्रॉम बिहार, हम किसी भी स्टेट में जाते हैं ना तो बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हैं। ये क्वालिटी हो पाना कि हम साउथ में जा रहे तो वहां भी कर लेंगे, ईस्ट में, साउथ में, कहीं भी। और रीजन बीइंग वी आर गुड हार्ड वर्कर। मतलब कि बहुत लोग स्मार्ट होते हैं, वो कर लेते हैं। हमारे पास आज फिलहाल, पहले तो हार्ड वर्क था, अभी स्मार्ट भी होने लगे गए हैं बिहार के लड़के। आप जानते हैं, यदि IITs देख ले, कहीं भी जाए, वी डोमिनेट। तो वही है। एंड व्हाट अबाउट बंगाल? बंगाल, लाइक जो वहाँ की क्वालिटी जो बहुत अच्छी लगती है, इट्स देयर डेडिकेशन फॉर आर्ट्स, लाइक म्यूजिक, पेंटिंग। जस्ट एग्जाम्पल, जैसे कि मैं जहाँ रहा करता हूँ फिलहाल अभी, तो वहाँ पे रोज सुबह शाम को रविंद्र संगीत चलता है का प्रैक्टिस मॉर्निंग में। तो वहाँ के पेरेंट्स हैं, पढ़ाई मतलब कि जो एकेडमिक्स है उस पर तो ध्यान देते ही देते हैं। दूसरा बात होता है कि वो आर्टिक जो सिंगिंग के प्रति, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के प्रति उनका जो फोकस है, वो मुझे बहुत ही इंस्पायर करता है। Right, right, right. And what is that one thing that you like about Delhi? दिल्ली में जो यहाँ का कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, टेंशन फ्री होते हैं, आज कमाया आज ही खा के उड़ा दिए, कुछ ऐसा। मतलब कि
जो फ्यूचर में होगा देखा जाएगा. दे आर लाइक प्रेजेंट में कैसे जीना होता है ना, वो किसी से सीखो तो दिल्ली वालों से सीखो. ओके ओके. और इसके अलावा भी आपको अब अपने ट्रेनिंग में बहुत जगह विजिट करने का मौका मिलेगा, तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू सी व्हाट इज बेस्ट देयर बिकॉज यू हैव दैट इन यू. Truly. नाउ आई थिंक कमिंग टू द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, अभी जो स्टूडेंट्स 2024 का एग्जाम देंगे प्रीलिम्स, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? आपका क्या एडवाइस रहेगा? मेजर जो एरिया ऑफ फोकस रहेगा इज अ रिविजन. कुछ भी नया मत पढ़िए, जो भी आपने पढ़ा है. जैसे एग्जांपल, फोकस ऑन और ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स. हिस्ट्री के आई विल से कि गो विद द लूसेंट इफ द 80 पेजेस. सेकंड, पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करिए एट एनी कॉस्ट. यदि कोचिंग के मॉक्स मिक्स करने हैं कर दीजिए, बट पीवाईक्यूज तो करके ही जाइए. तीसरा होगा, सीसेट को लाइटली मत लीजिए. मैं खुद भोगा हूं, मैंने फेल होके 2 बारी. आप मत करिए, अच्छे से मतलब कि उसको फोकस करिए. एंड चौथा, टेंशन मत लीजिए, मतलब कि एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा इस फेजेस में, बर्नआउट होगा, तो अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से बात कीजिए. जब बहुत बर्नआउट हो जाए तो 1-2 घंटे की मूवी जाके देखा कीजिए. और पांचवा, मस्त सोइए एटलीस्ट 6-7 घंटे. 2 नींद नहीं आएगी, एटलीस्ट वो नाटक ही कर लीजिए कि मैं सो रहा हूं, बट सोइए. तो ये सब ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा. और एग्जाम जिस दिन रहेगा उस दिन इफ यू आर एन हिंदू, हनुमान चालीसा पढ़ के जाइए, काफी काम आएगा. Okay, and any motivational line that you would want to give to them? कहते हैं कि आपको यदि गुलाब के फूल को तोड़ना होता है तो उसके कांटों का पेन या चुभन को भी सहना होता है. तो मैंने तो 6 बार फेल होकर सह लिया है. हम चाहेंगे कि आप लोग ज्यादा ना सहें, आप लोग एक ही बार गुलाब के फूल को तोड़े, जो कि अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से कर सकते हो. I'm sure, yeah, it's such a lovely thing that you've said. So it was really nice talking to Ajay Yadav sir, and we would really want to congratulate him and many wishes for your future endeavors. Best of luck. And what was your experience overall with Level Up IAS? How was it? I came in contact with Level Up when the institute was starting in 2021. I met with Karan sir. I was totally nervous because I was not scoring well with Anthro. So I joined him all the test series thereafter, and I gained a good amount of confidence in Anthro overall. And to a certain extent, जो Level Up के जो current affairs के videos जो होते हैं पोर्टल पे, उसको भी सुना करता था, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. एंड जो नए ज्वाइन करने वाले हैं, हम कहेंगे कि हाँ, आप एक बार फीडबैक आके खुद एक्सपीरियंस कीजिए और खुद रियलाइज कीजिए कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. Exactly. So thank you so much. थैंक यू मैडम. Thank you.